Sure, let's start. See, I'll first give you an overview of the different chapters that you have to do as part of your A2 course. You don't really have to copy anything. Just look on the board, or feel on the board. Your A2 course has 8 chapters. Unlike your AS course, बहुत सारे chapters नहीं है, but all of these chapters are in a lot of depth. ठीक है, तो आपके पास एक चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो इट लुक्स लाइक इफ इट्स अ चैप्टर विद इन अ चैप्टर विद इन अ चैप्टर. एक चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं लोग. तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में रेस्पिरेशन पढ़ रहे होंगे. जब आप मेड स्कूल में जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने आधी रेस्पिरेशन तो 11 में पढ़ ली थी. इतना ही है आपके कोर्स में. ठीक है, सो रेस्पिरेशन का आपका पहला चैप्टर होगा. सारे चैप्टर ही ऐसे हैं इन कंसिडरेबल डेप्थ. तो रेस्पिरेशन चैप्टर वो होगा जिसमें इफ आई वाज टू लिंक इट विद व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर एएस, तो याद है एएस में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ते थे, तो उसमें तो बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. एंड आई यूज सम रियली थिक टर्म्स जो कि मैंने कहा था सिर्फ रट्टे मार लो. A2 के पहले चैप्टर में आएगा. क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ऑक्सीजन, याद है तुम लोगों को. तो इस चैप्टर में तुम सारा पढ़ रहे होगे. दोज आर ऑल पार्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. यू विल बी स्टडिंग एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. पर उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं इस चैप्टर में. तो पहले हम वो खत्म करेंगे एंड देन मूव ऑन टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसमें आप एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे होंगे. द सेकंड चैप्टर डील्स विद फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस द चैप्टर जिसमें आप प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ेंगे. रिमेंबर हमने क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन में थोड़ा बहुत लिखा था दैट फोटोसिंथेसिस is composed of 2 stages, light dependent and the light independent reactions. But we don't know exactly what happens in those reactions ना. अभी तक आपको नहीं पता है. तो फोटोसिंथेसिस में आप ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोनों चीज़ें. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, इनसे फ़ायदा क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ that becomes a part of the chapter that we see labeled as photosynthesis. One thing I wanted to mention in the very first class is, देखो ये जो A2 में चैप्टर्स होते हैं ना, ये अक्सर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं. और एक चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं. सो इफ़ यू आर genuinely interested that you want to score well in A2 bio, please make sure that you don't miss classes in between. You miss the first 2 क्लासेस. आप तीसरी क्लास में आके बैठते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तीसरी क्लास में क्या हो रहा है. आपने पहली 2 क्लासेस अटेंड की, फिर आपने तीसरी क्लास मिस कर दिया, आप चौथी क्लास में आता है, आपको नहीं समझ में आएगा व्हाट्स हैपनिंग इन द फोर्थ क्लास. अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन classes which will more help you understand what we're doing in the classes that follow. So make sure that you're regular in all classes. आप class miss करते हैं for any genuine reason, make sure you go through the recording at home before you come in the next class. ठीक है. The third chapter deals with homeostasis. That's the maintenance of a constant internal environment. जो हमारी बॉडी के जितने प्रोसेसेस होते हैं ना, बहुत सारे, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि रेगुलेट किए जाते हैं बॉडी के अंदर. जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है, हमारे बॉडी का जो वाटर पोटेंशियल होता है, जो वाटर बैलेंस होता है, उसको मेंटेन किया जाता है, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन किया जाता है. तो जो मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना, ये हार्मोनल और न्यूरोनल फैक्टर्स की वजह से होता है. तो बी स्टडिंग एग्जैक्टली हाउ आवर बॉडी मेंटेन्स होमियोस्टेसिस इन द थर्ड चैप्टर. इन द फोर्थ चैप्टर विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आप नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ होंगे. ब्रेन नहीं है आपके कोर्स में, ब्रेन का आप स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं. स्पाइनल कॉर्ड आपके कोर्स में, स्पाइनल कॉर्ड का आप स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का जो रोल होता है वो भी आप पढ़ते हैं. और न्यूरॉन्स बहुत डिटेल में है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, हाउ दे जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, हाउ इम्पल्सेस ट्रैवल बिटवीन द न्यूरॉन्स, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़े होंगे. इस चैप्टर में आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और प्लांट्स का भी थोड़ा बहुत मेंशन होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर. फिर हम मूव करेंगे इनहेरिटेड चेंज में. दिस इज बाय फॉर माय फेवरेट चैप्टर इन द होल कोर्स. दिस इज द चैप्टर जिसमें आप वो जेनेटिक प्रोसेस करते हैं. वो याद होगा ना, वो लेवल्स में आप पनेट स्क्वायर पढ़ते थे और मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ते थे. मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एट अ टाइम. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल आपने जीन फॉर हेयर कलर लिया, या जीन फॉर आई कलर लिया, या जीन फॉर हाइट लिया, और आपने देखा कि भाई किस तरह जीन ट्रांसमिट होती है टू फ्यूचर जनरेशन. आप यहाँ पे A2 के अंदर मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे, और साथ साथ इसके डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे. डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये होता है यू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स एट द सेम टाइम, कि 2 जीन्स जब एक साथ इनहेरिट हो रही हों, तब बेसिकली किस तरह की जेनेटिक प्रोसेस बनते हैं. अदर देन दैट, you'll also be studying the process of meiosis in detail. याद है मैंने तुम्हें बताया था माइटोसिस एएस के अंदर तुम डिटेल में पढ़ते हो. मेयोसिस की जो स्टेजेस थी वो मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत बताई थी. मेयोसिस 1 होता है, मेयोसिस 2 होता है एएस के अंदर. आई डिडंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दीज टॉपिक्स बिकॉज यू सपोज्ड टू डू दीज एज पार्ट ऑफ योर A2 कोर्स. तो हम मेयोसिस का जो पूरा टॉपिक होगा वो इसी चैप्टर में इनहेरिटेड चेंज में पढ़े होंगे. आई विल ऑल्सो कम अक्रॉस अ फ्यू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें से कुछ तुमने ना नाम सुने होंगे बट तुम्हें डिटेल में पता नहीं होगा. तो वो हम इनहेरिटेड चेंज में करेंगे. The sixth chapter deals with genetic technology. It's a very interesting chapter in terms of what they teach you in this chapter is more relevant in the current age. आप जो चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो आपको सुनिए आपने ज़रूर होती हैं, बट आपको पता नहीं होता उनके बारे में. सच एज जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. आपने थोड़ा बहुत सी चीज़ें सुनी होती हैं अपने वो लेवल्स में, पर यहाँ पे आप अच्छी खासी डेप्थ में ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे. एंड अ लॉट ऑफ दीज प्रोसेसेस विल बी ऑफ
relevance when you go into med school in the future as well. ठीक है. The 7th and 8th chapters are pure rote learning chapters. Like इनके सवाल भी ज़्यादातर recall based होते हैं. rote learning के होते हैं like वो रट्टा मारना पड़ता है इन चैप्टर, बाकी में भी रट्टा मारना पड़ता है, और बाकियों में जो है वो थोड़ा बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं. लाइक इन दो में ज़्यादातर रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. 7th चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन, जिसमें याद है हमने किंगडम्स पढ़े थे. दे आर 5 लिविंग किंगडम्स. लाइक उनको मैं तुम्हें थोड़ा बहुत नाम बता दिया सिर्फ. तो इस चैप्टर में तुम वो किंगडम्स डिटेल में पढ़े होगे. लाइक ना सिर्फ किंगडम्स, तुम जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स होता है ना इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, वो ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ोगे. यू ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. लाइक बहुत सारी जो स्पीसी ना अक्सर तुम सुनते होगे लाइक कि फ़ना ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडेंजर्ड हो गया है या फ़ना एक्सटिंक्ट होने वाला है. ये सब चीज़ें तुम लोग सुनते होगे ना. तो यूल बी स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज दैट आर यूज्ड बाय कंजर्वेशनिस्ट टू इंश्योर कि इन ऑर्गेनिज्म्स का नंबर बहुत ड्रेडफुली लो ना हो या ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए. तो आप कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज भी इस चैप्टर में पढ़े होंगे. सिलेक्शन एवोल्यूशन जो है ना, दैट्स द चैप्टर लाइक व्हिच इज probably the boringest chapter like in this whole course. Like इसमें आप बहुत ही ज़्यादा रट्टा मार रहे होंगे. तो याद है वो लेवल में आप पढ़ते थे लाइक डार्विन हैं, याद आ रहा है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. तो यहाँ पे आप वो सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे. लाइक यू विल बी स्टडिंग अबाउट थ्योरी से पहले डार्विन की ऑब्जर्वेशंस क्या थी. लाइक बिकॉज थ्योरी इज ड्राइव थ्रू ऑब्जर्वेशन. लाइक तो डार्विन जो चीज़ें ऑब्जर्व करता था ना, लाइक उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई थी. लाइक बट ही डिडंट लिव लॉन्ग इनफ टू एक्चुअली नो द टर्म्स जीन, अलील. ये सारी टर्म्स है ना, जीन होती है, अलील होती है, उस वक्त ये टर्म नहीं होती थी. लाइक इमेजिन यू डिडंट नो अबाउट जेनेटिक्स एट ऑल. यू डिडंट नो अबाउट जीन्स बीइंग इनहेरिटेड. लाइक आपको कुछ ना पता हो और आप ये बोल रहे हो कि यार ये इस तरह चीज़ें इस तरह आती हैं. उस वक्त जीन्स नहीं बोलते थे. जीन्स को बेसिकली ट्रेट्स बोला जाता था, करेक्टरिस्टिक्स बोला जाता था. लाइक तो ही वॉज रेवोल्यूशन. डार्विन थ्योरी वॉज अ रेवोल्यूशन in terms of helping us understand how different traits are passed on from parents to children. तो ये सारी जो इसकी हिस्ट्री है ना, and how the theory of evolution came into being, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, ये सब आप सिलेक्शन एवोल्यूशन में पढ़े होंगे. लाइक सिलेक्शन एवोल्यूशन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हाउ न्यू स्पीसीज इवॉल्व. नए स्पीसीज कैसे बनते हैं. दैट्स अ प्रोसेस नोन एज स्पीसीएशन. तो वो भी आप इस चैप्टर के अंदर कर रहे होंगे. और नीचे मैंने लिखा है द एंटायर एएस कोर्स. तो आप वो अनफॉर्चुनेट बैच हैं, लाइक हर 3 साल बाद ऐसा एक बैच आता है जिस पे ना सिलेबस चेंज हो जाता है. ठीक है, आप वही बैच जिसने एएस जो है वो एक सिलेबस से दिया है, A2 जो है वो दूसरे सिलेबस से देंगे आप. ठीक है, पर बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है. आप ये ना समझे कंटेंट में कोई बहुत ही वो सिग्निफिकेंट चेंज आ गया. कंटेंट में इतना बड़ा चेंज नहीं है. लाइक इट्स जस्ट लाइक द वे दैट यू विल बी असेस्ड वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. अभी तो मैं आगे वाली स्लाइड में बताता हूँ कि तुम लोग किस तरह डिफरेंटली असेस किए जाओगे. बट कंटेंट मोर और लेस 90-95% कंटेंट वही है. थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस हैं. विल बी इंश्योरिंग दैट वी कवर दोज इन आवर क्लासेस. लाइक और जो चीज़ें निकल गई हैं ना, वो भी मैं तुम्हें साथ साथ बताता जाऊँगा, ताकि जब तुम पास पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो तुम्हें पता हो कौन सी चीज़ें अब तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगी. एक चीज़ का तुमने जरूर ख्याल रखना है दैट योर सिलेबस नाउ स्पेसिफिकली मेंशंस दैट AS कंटेंट विल बी टेस्ट इन A2 पेपर्स. नॉर्मली ये लिखा हुआ था, उन्हें पहले भी होता था, बट A2 खुद इतना बड़ा कोर्स होता है लाइक कि वो AS का तो टेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था ना. लाइक अब लाइक वी आर प्रेडिक्टिंग कि भाई कि देयर विल बी significant content coming in from AS as well in your A2 papers. How much would that be contributing to your overall paper वो A2 papers? We don't know because first time जब होगा तभी पता चलेगा. But like we don't feel कि chemistry जितना dominant होगा. जैसे chemistry का तो A2 पेपर में आप बैठ ही नहीं सकते अगर आपको AS chemistry याद ना हो, because 30-35% content जो होता है वो AS chemistry का होता है in the A2 chemistry papers. Bio का जो A2 पेपर इस साल आएगा जब आप जून 2022 में बैठेंगे, उसमें कितना AS आएगा nobody can tell you that. They haven't given any proportion या percentage के इतना weightage AS का होगा इतना. They haven't mentioned anything of that sort. But you will be tested on some AS content. Nobody knows how much. हो सकता है भाई बहुत कम दे दें, हो सकता है ज़्यादा दे दें. लाइक आपकी एक्सपेक्टेशंस है. बस आप पूरा कोर्स करके जाएंगे AS बायो का for your A2 papers. You have to keep this at the back of your mind. How will you test it on these topics? There are 2 papers that you'll be appearing for, paper 4 and paper 5. Paper 4 is the main paper जिसके लिए आप लड़ेंगे. ठीक है ना, जिसके लिए आपने पढ़ना है. आप जब पूरा बायो कोर्स देखते हैं ना ये लेवल्स का, लाइक तो वो 2 हाफ्स में डिवाइड होता है. 50% ऑफ द बायो कोर्स इज योर AS बायो कोर्स. ठीक है, ये आपको 50% हो गया. बाकी जो 50% है वो आप A2 में अभी देंगे. लाइक तो वो जो बाकी 50% है ना, उसमें 38.5 जो है ना वो पेपर 4 है. लाइक so you can see how significantly important this paper is as compared to paper 5. You screw up paper 4, paper 5 will not be able to save you. आपने अपने जहन में रखना है. आप बुरा पेपर 4 करके आ जाएं, बहुत बुरा है कि आपको 50 मार्क तो पता ही चले क्या था, बाकी 50 मार्क की अटेम्प्ट करके आए आप तो कुछ नहीं कर सकेंगे आप पेपर 5 में. फुल भी ले आएंगे तो कोई इतना 3 नहीं मान लेंगे. फुल तो नहीं आते पेपर 5 में, बट लाइक
आप फुल से करीब भी लेंगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 38.5% वेटेज तो पेपर 4 का है ना यार, ऑफ द 50 दैट इज टोटल 38.5% जो है वो आपके पास जो है वो क्या नाम है पेपर 4 को जा रही है वेटेज। पेपर 4 2 घंटे का पेपर होता है, इट्स फॉर 100 मार्क्स। पेपर 4 जो अब आपके साल में आएगा ना वो पिछले सालों के पेपर 4 से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें डिफरेंस क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो पहले पेपर 4 आता था ना 100 मार्क्स का, वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता था, सेक्शन ए होता था और सेक्शन बी होता था। सेक्शन ए वॉज फॉर 85 मार्क्स एंड सेक्शन बी वॉज फॉर 15 मार्क्स, तो टोटल 100 हो गया आपके। सेक्शन ए में जो 85 मार्क्स होते थे ना उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो मैंडेटरी होते थे और वो सब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते थे। स्ट्रक्चर्ड वो क्वेश्चन होते हैं जो कि मल्टीपल पार्ट्स में क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, तो आपका पूरा का पूरा सेक्शन ए कंपल्सरी होता था फॉर 85 मार्क्स। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन दिए होते थे 15 मार्क ईच के, उनमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता था और वो लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन होते थे, वो लंबे वाले क्वेश्चन होते थे, लाइक मतलब कि उसमें आपको लंबा लिखना होता था। 8 मार्क का सवाल आ गया, 15 में से 8 मार्क का एक पार्ट हुआ, 7 मार्क का दूसरा, या 10 मार्क का एक पार्ट, 5 मार्क का दूसरा, तो वी यूज्ड टू रेफर देम एज द लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन। ये पहले हुआ करता था पेपर 4 में, फॉर 100 मार्क का ब्रेकअप ये हुआ करता था, ठीक है। अब जो तुम पेपर 4 दोगे ना अपने जून 2022 में, उसमें कोई सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं होगा, उसमें पूरा पेपर 100 मार्क का जो है ना उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे, कोई लॉन्ग ऐसे नहीं आएंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी होंगे, देयर विल बी नो चॉइस एट ऑल, ठीक है। सो यू विल हैव टू, आपका जो पेपर 4 होगा ना वो बेसिकली आसान जमाने में तुम्हारे मतलब की बात बता देता हूँ कि थ्रेशोल्ड लो होगा। क्या लो होगा? थ्रेशोल्ड लो होगा। बिकॉज पहले जब सेक्शन बी आता था ना तो हम नॉर्मली बच्चों को ये कहते थे, बिकॉज रट्टे में तो आप चैंपियन होते हैं, तो हम बच्चों को नॉर्मली क्या रिकमेंड करते थे, जैसे ही पेपर खोले ना आप बायो पेपर 4, ठीक है ना, सबसे पहले ना पेपर के एंड में चले जाएँ। सेक्शन बी में 2 सवाल लिखे होंगे, उनमें से कोई भी जो रट्टा याद है आपको वो वाला आप सवाल पिक करें, टक 15 मिनट में तो पहले आप वो खत्म करें, सही है ना। 15 मिनट हो गए, 2 घंटे में से निकल गए, 1 आवर 45 मिनट्स बचे, उसमें आप बाकी 85 मार्क्स में, क्योंकि वो बहुत कुछ सवाल उसमें से ऐसे होंगे, 7-8 सवाल होंगे ना 85 मार्क्स में, या कभी कभी 9 हो जाते हैं अगर छोटे छोटे सवाल हो, तो उसमें से 2-3 सवाल तो ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश नहीं आपको समझ में आती, क्या लिखा है क्या पूछ रहे हैं, कोर्स में कहाँ से दे, तो बेसिकली फिर आपको टाइम मिल जाता है, या आपको फिर ये टेंशन नहीं होती कि बाद में 15 मार्क का एंड में सॉल्व करना है ना, तो हम पहले बच्चों को ये रिकमेंड करते हैं। अब ऐसा कोई सीन नहीं है अब आप पेपर खोलेंगे, अभी आप शुरू से ही करें, पूरी से पूरा पेपर करें, शुरू के 1-2 सवाल ना, या बीच में कोई 1-2 सवाल आसान जरूर होता है जो आप मतलब कि अगर नींद में भी होंगे तो आप सही कर लेंगे ना, मतलब कि 100 में से आप 25-30 मार्क तो गेन कर ही लेते हैं, ठीक है। बस ये होता है उसके ऊपर जो मार्क गेन करने होते हैं ना उसको थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है, लाइक और कोई इतना मुश्किल नहीं होता। बायो के जो थ्रेशोल्ड्स नॉर्मली होते हैं वो मिड 60s टू हायर 60s में होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100, which means कि even if you do 30 marks wrong out of 100 you should still be able to manage an A in that paper 4, like इसका ये मतलब नहीं है आप कैलकुलेट करके आते हैं हाँ भाई 30 से तो अंदर ही है, आपको नहीं पता चलता आपके मार्क्स कहाँ लूज हैं। 4 मार्क का जो 5 मार्क का जो पार्ट होगा ना या 3 मार्क का है, आप इतने स्मार्ट नहीं है, हाँ भाई ये 3 मार्क का है तो पहला मार्क यहाँ दूसरा, आपसे नहीं होगा ये, ठीक है। तो आप अपने जहन में ये रखेंगे जब आप पेपर सॉल्व करके आएँ, जब आप बाहर हैं आपके जहन में होना चाहिए, ये होना चाहिए बस 2 मार्क की गलती हो गई है। कितने मार्क की? 2 मार्क की गलती हो गई है, क्योंकि वो जो 2 मार्क आप बोल रहे होंगे ना लाइक कम से कम 20 मार्क होंगे इवेंचुअली जब आपका पेपर चेक होएगा, आपको अपनी पता नहीं चलता आपको गलती का, सही है। तो आप पेपर 4 पे अपनी पूरी जान मारें, दैट्स द पेपर दैट यू हैव टू एस इन योर A2, यू एस दिस पेपर। पेपर 5 आप कितना भी बुरा कर देना, कितना भी बुरा, मिसाल के तौर पर तुम्हारा पेपर 4 में आ गया 90 on 100, दैट्स इट सोचने में क्या है, 90 on 100 आ गए, अभी आप पेपर 5 में बैठे 10 मार्क आए आपके 30 में से 100 हो गए, आपका आराम से ए आ जाएगा, आपको ऑलरेडी एएस में था तो मिलके आराम से ए स्टार भी बन जाएगा आपका, इतना सिग्निफिकेंट होता है पेपर 4। बट लेट्स से आप पेपर 4 में 50 ले आए, 40 ले आए, 50 ले आए, 40 ले आए, और पेपर 5 आप बहुत अच्छा करके आ गए, बहुत अच्छा होगा यानी 25 मार्क आ गए आपके, 30 में से 25 मार्क आ गए आपके, तब भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 50 + 25 कर लो 75 बन जाएगा। तो आप जो है वो पेपर 4 पे अपना पूरा फोकस रखेंगे, एस दिस पेपर, पेपर 5 इज जस्ट देयर टू इम्प्रूव योर, लाइक अगर ए स्टार है ना कितना अच्छा ए स्टार है, ए है तो कितना अच्छा ए है, लाइक ठीक है ना, या अगर आप बॉर्डर लाइन पे तो कभी क्रॉस भी करा देगा आपको पेपर 5, बट दैट मेन पेपर दैट यू हैव टू फाइट फॉर इज बाय फार व्हाट, पेपर 4। इस पर आपने पूरी अपनी जान मारनी है, समझ में आ गया, लाइक पेपर 4 को आप प्लीज हल्का नहीं लीजिएगा, सही है। फिर अगर पेपर 5 है that's for 30 marks only, you have 1 hour 15 minutes for these 30 marks, you can see like how the time division is there, वहाँ 100 मार्क के लिए 2 घंटे हैं, यानी 1 घंटे के लिए 50 मार्क होते हैं ना, ऐसे है ना, यहाँ 1 घंटा 15 मिनट के लिए 30 मार्क है, आ रहा है आपको, जिससे आपके जहन में आना चाहिए कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तो गड़बड़ ये होती है
कि पेपर 5 का कोई कोर्स नहीं होता है. They can test you on any biological concept. They can give you anything out of anywhere, but the objective will not be to test you on the content of that new thing. The objective will be to test you on your planning skills, analysis skill, evaluation skill. जो आपने AS में वो तो प्रैक्टिकल तो किए नहीं है, बट जो AS के प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं ना, जैसे सीरियल डाइल्यूशन कैसे करनी है, सिंपल डाइल्यूशन कैसे करनी है, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी किस तरह मेजर करना है, ये सब चीज़ें आप ऑन पेपर में लिख रहे होंगे इस एग्जाम में. समझ में आ गई? तो मैंने आपको सिंपल चीज़ें बताई हैं. लाइक कभी कभी ऐसा होता है आप पेपर खोलते हैं आपको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है पेपर 5 में. लाइक सो पेपर 5 जो होता है बायो का ना, दैट्स बाय फॉर द हार्डेस्ट P5 that you will be appearing for in all the P5 that you have. आप जितने भी P5 पढ़ेंगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो सबसे आसान आपको फिजिक्स P5 लगेगा, फॉरवर्ड बाय केम P5. सबसे हार्ड जो है वो बायो पेपर 5 होता है. तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है पेपर 4 बहुत अच्छा करके चले जाओ, जो टाइम बचे उसमें पेपर 5 पढ़ लो, बाकी दुआएं करो आप, ठीक है ना, कि जो पेपर 5 में उसमें थोड़ा बहुत आपको आता हो. लाइक अगर आपने 20 से अबव स्कोर कर लिया पेपर 5 में, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर टू गेट यू इन A in पेपर 5 in bio. से ये पेपर 5 इज अगेन इट्स फॉर 30 मार्क्स. द टाइम ड्यूरेशन इज 1 hour 15 minutes और इसका जो वेटेज होता है दैट इज ओनली 11.5%. जब आप ये दोनों ऐड करेंगे 38.5 और 11.5, तो वो पूरा A2 का 50% जो वेटेज है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा और बाकी 50% आपने AS में होता है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट विल बी स्टार्टिंग विद. ये मैंने सिर्फ आपको सिलेबस खोल के दिखाया जो आपका नया सिलेबस है ना, ये उसका पहला चैप्टर है एनर्जी एंड रेस्पिरेशन. A2 का जो सिलेबस है, ठीक है ना, ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये आधा है, ठीक है ना, ये आधा चैप्टर है और बाकी आधा आई नहीं रहा, बाकी आधा ये है. तो ये पूरा एक चैप्टर है, समझ में आगे. लाइक सो आपके चैप्टर्स होता है रेस्पिरेशन इज प्रोबेबली रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर द स्मॉलेस्ट चैप्टर्स that we have in A2. सही है. तो आप ये मत समझें कि 8 चैप्टर वाह यार टाइट सारा काम कर लिए इसमें. ये आप केमिस्ट्री के लिए बोल सकते हैं. केमिस्ट्री एस में ज़्यादातर मेहनत होती है. जिसको एस केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है उसको A2 केमिस्ट्री बहुत ईजी लगती है. जो बायो है ना उसमें उल्टा होता है. लाइक जो एस बायो है ना, लाइक अगर मैं डिफ़िकल्टी वाइज अगर कंपेयर करूँगा, सो लाइक A2 बायो वुड बी 4 to 5 times more difficult for you to ace as compared to AS बायो. तो A2 बायो वो चीज़ नहीं है कि आप एंड में बोले मैं चैंपियन हूँ, AS के पहले मैं एग्ज़ाम दे दूँ, उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ नहीं, आप हम ही देखेंगे, आपके लिए देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा. आप प्लीज़ कंसिस्टेंटली A2 पढ़िएगा. A2 का कंटेंट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, पर आप अगर एक दफ़ा समझ के पढ़ लेते ना, फिर बाद में आप रिवाइज कर लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. पर आप ये सोचें कि आप स्क्रैच से स्टार्ट करें नवंबर के एंड में, तो मैं पेपर 1 भी दे दूँ नवंबर के मिड में, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ किताबें खोलना, यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू योरसेल्फ. लाइक यू विल नॉट बी एबल टू कवर इट अप. आप जून में मई जून में आप जो स्कोर कर सकते थे ना, आप वो स्कोर नहीं कर सकेंगे. लाइक डोंट डू दैट टू योरसेल्फ. जस्ट बैलेंस योर टाइम. एएस को आपने जितना देना है रिविजन के टाइम आप उतना दें, साथ उसको बैलेंस करें विथ योर A2 प्रिपरेशन. इट्स नॉट अ जोक. अगर आपको लगता है कि भाई कि आपसे हो जाएगा, नहीं होएगा यार. A2 बायो जो होता है बहुत एक्सटेंसिव कोर्स होता है. आप तोड़ के चलें. लाइक आपको निटिग्रिटी भूल जाए कोई मसला नहीं, बट एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, दैट्स व्हाट मैटर्स. और आप अपना AS का पेपर दें, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को आप रीइंफोर्स कर लें. लाइक निटिग्रिटी भूल जाएं उसको रिविजिट कर लें. बस सिरे से आपने पढ़ाई ना हो. लाइक आप सोचे यार छोड़ो अभी मैं ज़रा 2 महीने पहले पूरा AS कर लूँ, उसमें टॉप इन सोलर सिस्टम मार लूँ, वो भी नहीं आएगा. लाइक टॉप इन सोलर सिस्टम उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ A2 बायो, प्लीज़ ये नहीं कीजिएगा. लाइक यू कैन डू दैट फॉर केम आई थिंक, but you can't do that for physics either. I think physics A2 be complicated होता है. Like ठीक है. So we started with the first chapter which is respiration, and I start with something जिसका थोड़ा बहुत तुम लोगों ने अपने AS में भी किया हुआ था, which was structure of ATP. So let's start with the structure of ATP. I'll make the structure for you. I just wanted to recall कि अगर तुम्हें AS से ये चीज़ें याद आ रही हैं नहीं आ रही. ठीक है. जब आप ATP की बात करते हैं ना, पहले तो what does ATP stand for? It stands for adenosine triphosphate. What does it stand for? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. तो आप में से जो सोच रहे हैं ना ये एडेनोसिन क्या है यार, हमें तो याद आ रहा है ये से एडेनिन. ये एडेनिन ही लिखा, एडेनोसिन ही लिखा है. अभी आपको थोड़ी देर में पता जाएगा इसको एडेनोसिन क्यों कहते हैं. ठीक है. सो ये टॉक अबाउट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 चीज़ें होती हैं. ठीक है. जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक शुगर जो कि पेंटोज शुगर होती है, जिसको हम बोलते हैं राइबोज. क्या बोलते हैं? राइबोज. दैट्स द 5 कार्बन शुगर. आप यहाँ डीऑक्सी राइबोज नहीं रख सकते. दिस must be ribose. This has to be ribose. You understand that? You can't have deoxyribose over here. ये शुगर जो पेंटोज शुगर है इसका राइबोज होना जरूरी होता है. तो पहला कंपोनेंट ATP का क्या हो गया? पेंटोज शुगर राइबोज. अब इस शुगर का मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं एक स्केलेटल स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ. तो मैं इसके कार्बन लेबल कर देता हूँ. ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है और ये कार्बन
5 आ गया। These are 5 carbons. Please remember, जितने भी पेंटोजेस होते हैं उनका जो 5th कार्बन होता है वो रिंग से बाहर होता है, बिल्कुल हेक्सोजेस की तरह, जिनका 6th कार्बन रिंग से क्या होता है, बाहर होता है। अगर तुम्हें याद हो फॉर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तुम्हें याद होगा तो कार्बन 1 और कार्बन 6 दोनों रिंग से बाहर होते हैं। तुम लोग ये थोड़ी सी चीज़ें ना आई थिंक वो भूल गए हो तुम लोग प्लीज़ ये याद रखना, लाइक कौन कौन से जो है कार्बन रिंग से बाहर होते हैं। लाइक एएस भी तुम्हें देना है ना अभी, लाइक कम से कम पेंटोज का तो याद रखो दैट कार्बन 5 ऑफ दिस पेंटोज शुगर इज व्हाट, दैट इज आउटसाइड द रिंग। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कार्बन 1 और कार्बन 5 पे क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ होगी राइबोज शुगर, दूसरी चीज़ जो कार्बन 1 पे लगी होती है दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस जिसको हम बोलते हैं एडिनिन, वो आपने नाम सुना। ठीक है, सो यू हैव अ नाइट्रोजनस बेस ओवर हियर व्हिच इज एडेनिन, ये आपके पास नाइट्रोजनस बेस आ गया, दिस इज एडेनिन। ठीक है, ये आपने सुनी हुई है, ये हमेशा कार्बन 1 के साथ अटैच्ड होगी, ये हमेशा कहाँ अटैच्ड होगी, कार्बन 1 के साथ अटैच्ड होगी। ठीक है, नाउ लुक ऑन द बोर्ड, योर व्यू प्लीज ऑन द बोर्ड। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, राइबोज प्लस एडेनिन, क्या बोल रहा हूँ, ribose plus adenine, where is adenine attached to carbon atom number 1, we refer to this structure as adenosine, इसको हम क्या बोलते हैं, adenosine, thus the name adenosine in ATP. Do you understand that? तो adenosine जो होता है ना वो basically ribose plus adenine को combined form को adenosine बोला जाता है। समझ में आ गई? is adenosine a nucleotide? The answer is no, because nucleotide में हमेशा क्या होएगा, पेंटोज शुगर होएगा, वो क्या नाइट्रोजनस बेस होएगा और साथ क्या होएगा, एक फॉस्फेट होएगा। यहाँ पे तो फॉस्फेट आपको अभी नजर नहीं आ रहा है ना, सो यू कांट कॉल इट एज अ न्यूक्लियोटाइड। व्हाट वी कैन कॉल इट इज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये आपके लिए शायद नया टर्म होएगा। एडेनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, बिकॉज न्यूक्लियोसाइड्स जो होती है ना, इनमें ये आपने इसमें नहीं पढ़ा हुआ, इनमें एक शुगर होता है पेंटोज और साथ एक क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। अब अगर मैं एक फॉस्फेट ऐड कर दूंगा, वो फॉस्फेट कहाँ ऐड होता है, याद रखो फॉस्फेट्स ऐड होते हैं कार्बन एटम नंबर 5 के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे अब एक फॉस्फेट लगा दूंगा ना, तो ये अब बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज अब एक फॉस्फेट आ गया। इस न्यूक्लियोटाइड का नाम जो होता है वो ये होता है अडेनोसिन, तो आपको पता है ना। अब अडेनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, एक फॉस्फेट, तो इसको बोलते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। It's commonly abbreviated as AMP. What is it abbreviated as? AMP. Remember that AMP stands for what? Adenosine monophosphate. The adenosine monophosphate जो होता है, and that's a typical example of what? Of a nucleotide. What is it a typical example of? Why? Because you can see pentose sugar ribose, you can see adenine attached to carbon atom number and one phosphate group attached to what? Carbon atom number 5। तो आपके पास ये जो हो जाता है कि न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। हमने बनाना क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना। तो आपका दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए कि अब ट्राई के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक फॉस्फेट अगर और ऐड करेंगे तो ये अब बन जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बन जाएगा, adenosine diphosphate, because you've added two phosphates to the carbon atom number 5। तो न्यूक्लियोटाइड जो पहले आपने बनाया था AMP, उसमें एक और आपने फॉस्फेट डाल दिया, अब आपके पास क्या बन गया, ADP बन गया, adenosine diphosphate। and that should now help you predict कि जो adenosine ट्राइफॉस्फेट होगा उसमें एक और फॉस्फेट लगाएंगे जब आप ADP पे, तो आपके पास 3 फॉस्फेट्स टोटल हो जाएंगे, and this whole structure will now be referred to as what, as adenosine triphosphate. Do all of you make sense of what the structure is now? When you refer to the molecule of ATP, an ATP molecule will contain a pentose sugar ribose, it will contain a nitrogenous base adenine attached to carbon atom number 1, it will contain 3 phosphate groups that are attached to carbon atom number 5, and you should be able to break down the name of the molecule itself। कि आप जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको नाम ज़्यादा इजीली समझ आना चाहिए, कि जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें शुगर जो राइबोस शुगर है प्लस एडेनिन आपने मिक्स किया, आपके पास एडेनोसिन बन गया। फिर एक फॉस्फेट आपने कार्बन 5 पे लगाया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। फिर आपने दूसरा लगाया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। फिर आपने तीसरा लगाया तो आपके पास क्या बन गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। नाउ वी नो AMP इज अ न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज AMP? अ न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर AMP न्यूक्लियोटाइड है तो ADP क्या है या ATP क्या है?
उनके पास बेसिकली ज़्यादा फॉस्फेट्स है ना, तो हम ADP और ATP को आसान जबान में बोल सकते हैं that these are nucleotides with extra phosphates. With what? Extra phosphate. ADP में एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट है, ATP में दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट है, करेक्ट। और कूल जबान में बोल सकते हैं, ज़्यादा कूल जबान में, कि these are phosphorylated nucleotides. What are they? Phosphorylated nucleotide. Phosphorylate आगे टर्म लिखी हुई है, डोंट वरी। Phosphorylated nucleotide का मतलब होता है nucleotide that has extra phosphates, that has extra phosphates. So ADP is also a phosphorylated nucleotide. ATP is also a phosphorylated न्यूक्लियोटाइड, तो आप उनको फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। तो एटीपी को जब आप डिफाइन करते हैं ना, तो उसकी डेफिनेशन का मेन पार्ट ये होता है दैट एटीपी इज अ फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड। और डेफिनेशन में एक और चीज़ आपको लिखनी होती है जो मैं अब आपको बताता हूँ। वो एक और चीज़ ये होती है कि जब आप एटीपी का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो जो एटीपी में ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, नजर आ रहा है, जो दो कोने वाले बॉन्ड्स हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। शुगर से जो बहुत शुगर से करीब वाला बॉन्ड नहीं, उसके अलावा जो दो बॉन्ड्स हैं ना फॉस्फेट के बीच में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, these two bonds are energy rich bonds. What are they? They are energy rich bonds. What are they? They are energy rich bonds. ATP जो होता है ना, it's a highly energetic molecule, ठीक है। और ये highly energetic molecule क्यों होता है? Because of these two bonds that you see over here. ये कौन से दो bonds हैं, ये प्लीज याद रखना। लाइक जो सबसे कोने वाला फॉस्फेट है, उसके और इस वाले दूसरे वाले फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो दूसरा और पहला वाला फॉस्फेट है, उसके बीच में जो बॉन्ड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दीज टू बॉन्ड्स आर रिफर्ड टू एज द एनर्जी रिच बॉन्ड्स। कितनी एनर्जी होती है इन बॉन्ड्स के अंदर, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें बताता हूँ, इसकी वैल्यू भी बताता हूँ। बट रिमेंबर दैट दीज आर एनर्जी रिच बॉन्ड्स, ठीक है। तो जब आप एटीपी का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ डिफाइनिंग इट इज दैट एटीपी का जब आप मॉलिक्यूल डिफाइन कर रहे होते हैं, तो आप बोलेंगे एटीपी इज अ फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड विथ व्हाट? एनर्जी रिच bonds. What is ATP? A phosphorylated nucleotide with energy rich bonds. कितनी एनर्जी होती है? You need to know the values too. और वैल्यूज इतनी होती हैं। ये जो आपको पास पहला वाला बॉन्ड नजर आए ना, जो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो ये वाला बॉन्ड नजर आए, जब ये टूटता है ना, when one mole of these bonds are hydrolyzed, क्या बोल रहा हूँ? When one mole of these bonds are hydrolyzed, you release 30.5 kilojoules of energy. जब 1 मोल ऑफ दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन ना, हाइड्रोलाइज, तो आपके पास 30.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी होती है जो हम यूज करते हैं फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लोकोमोशन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, होम्योस्टेसिस, एंजाइम कैटालाइज, सब रिएक्शन में जिनमें एनर्जी यूज होती है ना, वो एनर्जी यहाँ से आती है जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। लाइक तो जब आप 1 मोल ऑफ दीज कोने वाले बॉन्ड्स तोड़ेंगे ना, लाइक हाउ मच एनर्जी वुड बी रिलीज? 30.5 kilojoules of energy will be released. जब आप दूसरा वाला बॉन्ड तोड़ेंगे 1 मोल ऑफ दीज बॉन्ड, जो कि दूसरे वाले बॉन्ड से, तब भी आप 30.5 kilojoules of energy रिलीज कर रहे होंगे। कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे? 30.5 किलो। यानी ये दोनों बॉन्ड्स जो है ना, वो एनर्जी रिच कहलाते हैं इसलिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। लाइक अब अगर तुम्हारे जहन में आ रहा है ना कि सर ये वाला बॉन्ड क्यों तोड़े, कांट वी ब्रेक दिस बॉन्ड, ये भी तो फॉस्फेट के साथ ही है, लाइक जो शुगर के साथ बिल्कुल अटैच हुआ है फॉस्फेट, आप बिल्कुल ये तोड़ सकते हैं। But this is not referred to as an energy rich bond because it doesn't release large amounts of energy. The amount of energy that is released when you break this bond, 1 mole of these bonds, is only 18.5 kilojoules. So that's why it's not referred to as an energy rich bond. So energy rich bonds होते हैं वो आपके पास ये दो कोने वाले bonds होते हैं, सही है। So ATP is again what? A phosphorylated nucleotide that contains what? Energy rich bonds. स्ट्रक्चरली जब भी आप एटीपी को देखेंगे, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग की खोपड़ी कभी भी एग्जाम में चलती नहीं है। पेंटोज शुगर तुमने राइबोज भी पढ़ा है, तुमने डीऑक्सी राइबोज भी पढ़ा है। तो मुझसे पूछो सर अगर यहाँ डीऑक्सी राइबोज लगा देंगे तो एटीपी बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या बोल रहा हूँ? नहीं बनेगा। यहाँ राइबोज होना क्या होता है? जरूरी होता है। कार्बन 1 के साथ एडेनिन लगा होना जरूरी होता है। कार्बन 5 के साथ 3 फॉस्फेट लगा होना जरूरी होता है। आप 5 के अलावा बोलेंगे सर आप एक फॉस्फेट 5 पे लगाएं और ज्यादा खूबसूरती के लिए एक 3 पे लगा दें, एक 2 पे, वो एटीपी नहीं कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा है? लाइक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सो एटीपी का जो आपको बोर्ड पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर आप याद रखिए। एग्जाम में ये बनाने को भी आ जाता है, लाइक तो आप इस तरह की कार्टून डायग्राम बना देंगे। लाइक कभी कभी ये एग्जाम में आपके पास क्या नाम है स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है और आपको लेबलिंग करने को बोलते हैं, तो आपको लेबल भी करना आना चाहिए। सो यू शुड बी एबल टू डू ईदर ऑफ दोस इफ यू वांट टू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस। दीस आर इजी पिकिंग्स फॉर यू इन एग्जाम। आपको आराम से बेसिकली एग्जाम में ये चीजें करनी आनी चाहिए। इफ आई वाज टू आस्क यू लाइक बेस्ड ऑन
general knowledge तो नहीं होगी, common sense. What do you think is the overall charge on ATP? Is it neutral? Is it positively charged? Is it negatively charged? What will be your answer, and explain your answer. 500 रुपए. 500 रुपए का है. Is it positively charged, neutral? जो ऑनलाइन है वो नहीं बोल सकते, उनके लिए ऑफर नहीं है. ठीक है. So is it positively charged, negatively charged, neutral, and explain your answer. Hint is all of you know the answer. 8 more seconds. 500 रुपए हैं. मेरे पास, मैं वॉलेट भी लाया हूँ, सांप ही अभी दे दूंगा फौरन. कौन बताना चाह रहा है? भाई तोड़ कौन रहा है? मैं तो एटीपी बोल रहा हूँ. किसी और को समझ में आया क्या बोले उसने? नहीं, मैं बोल रहा हूँ एटीपी पे क्या चार्ज है. तोड़ तो मैं कुछ भी नहीं था. तोड़ क्यों नहीं तुम? ब्रेक कौन कर रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ एटीपी पे क्या चार्ज है. मैंने कुछ तोड़ने पोड़ने का तो बात ही नहीं की. अच्छा, वो दिमाग में जो तुम लोगों को आती हैं, जो आवाज़ें आती हैं तुम लोगों को, ये वो वाला सीन हो रहा है. All of you can answer. Hint ये think. अच्छा, लेट्स से यार ये बायो की क्लास नहीं होती, केम की क्लास होती, और मैं बोलता फॉस्फेट. तुम्हारे जहन में क्या आता? फॉर्मूला क्या आता? फॉर्मूला क्या आता? फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या आता तुम्हारे जहन में? PO4 3-. तुम्हारे ख्याल में ये जो फॉस्फेट हम बोल रहे होते हैं, ये तुम्हारे ख्याल में क्या है? ये वही है, केमिस्ट्री वाला है भाई. केमिस्ट्री वाला है ये भी, समझ में आई ना. और बायो में लिखते इस तरह बिकॉज वी डोंट गिव अ शिट अबाउट इनऑर्गेनिक थिंग्स. वी डोंट केयर अबाउट इनऑर्गेनिक थिंग्स इन आवर बॉडी लाइफ. वी ओनली केयर अबाउट कार्बन स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी. वी डोंट केयर अबाउट. तुम्हें याद है जब हमने डीएनए किया था, तो मैं तुम्हें बताया था डीएनएस आर नेगेटिवली चार्ज्ड. Why? Because they have sugar phosphate backbone, and the phosphate groups are negatively charged. Same logic applies over here. ATP has an overall negative charge because of what? Because of the phosphate groups that they have. See, so ATP negatively charged molecule होता है. उसका फायदा होता है जब एक सेल ATP बनाता है ना, तो सेल्स जो होते हैं वो हमारे लालची होते हैं. वो कहते हैं मैं ATP बनाऊंगा अपने लिए. सारे सेल कंपेनियन सेल थोड़ी है कि ATP मैं बनाता हूँ आप यूज़ कर लो यार, ATP मैं बनाता हूँ आप यूज़ कर लो. प्लांट में जो होता है कंपेनियन सेल, हमारे बॉडी के सेल्स तो मतलब ही होते हैं, खूंखार होते हैं. जो भी ATP बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं. तो एटीपी चूंकि नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो ये सेल से बाहर नहीं इजीली जाता बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिवली चार्ज नेचर. ये फायदा हो जाता है एटीपी के नेगेटिव चार्ज का. ठीक है. सो एटीपी जो होता है उसके ऊपर ओवरऑल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है यार को. अच्छा, एक चीज तुमने शायद ओरल में सुनी होगी, एटीपी इज अ यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी. कभी ये टर्म सुना है? एटीपी इज रेफर्ड एज अ यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर या करेंसी. कभी भी सुना है? सही बताओ यार. किताब ही नहीं खोली है तुमने कभी याद? अब मैं तो बताता हूँ यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है और एनर्जी करेंसी का मतलब क्या होता है. एनर्जी करेंसी को एनर्जी कैरियर भी बोलते हैं. सही है. यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि लेट्स से मैं और आप है ना, ठीक है ना, हम गोश्त खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, ऐसा ही है ना, जो मिल जाए खा लेते हैं लाइक. ठीक है. फिर जैसे बकरी है, बकरी घास फूस खाती है. बैक्टीरिया है, धूप खा लेगा, जो भी मिल जाएगा खा लेगा. बैक्टीरिया मट्टी खा लेगा, ये वो. हाथी है कुछ और खाता है, चूहा कुछ और खाता है. सब खाते हैं ना यार, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ ना कुछ तो खा रहे होते हैं. सही है. बट कुछ भी ये खाए ना, कुछ भी दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़ा तक, कुछ भी ये खाए ना, तो इवेंचुअली जो ये खाना खाते हैं ना, उसके अंदर जो एनर्जी लॉक्ड होती है ना, दैट इज ऑलवेज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एटीपी. दैट्स व्हाई एटीपी इज नोन एज अ यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर. यूनिवर्सल जो टर्म होता है उसमें इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, they will always release energy in the form of what? ATP first. जो भी ये न्यूट्रिशन लेंगे ना, उसमें जो इतनी एनर्जी लॉक्ड होगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? ATP के फॉर्म में रिलीज होगी, और फिर वो यूज होगी
इन डिफरेंट एक्टिविटीज. जैसे हम वो यूज करते हैं फॉर लोकोमोशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ब्ला 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 ना. बैक्टीरिया भी वो एनर्जी यूज कर रहा होगा फॉर इट्स ओन रिएक्शन. लाइक इस तरह हाथी भी यूज कर रहा होगा, चूहा भी यूज कर रहा होगा. बट जो भी वो एक न्यूट्रिशन ले रहे होंगे ना, वो पहले उसमें जो एनर्जी लॉक्ड होती है, जो फंसी हुई होती है उसमें एनर्जी, दैट इज ऑलवेज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ ATP. That's why we call it as a universal molecule. What do you call it as? As a universal molecule. एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं? ये मैं हर साल एक एग्जांपल देता हूँ, आपको भी देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एनर्जी करेंसी का मतलब क्या है? करेंसी तो पता है ना, नोट तो पता है ना आपको. एनर्जी करेंसी का मतलब ये होता है, मैं गया चिप्स खाने के लिए, फ्रेंच फ्राइज, ठीक है. मैं कहा पठान भाई गिव मी 50 रुपीज़ के फ्रेंच फ्राइज, कड़क कड़क. बोले का ओके फाइन, उर्दू में बोला. चिप्स बना दिए, फिर माचिस का डब्बा लगा उसमें ना चिप्स भर के दे दिए, 50 रुपये के चिप्स हो गए. मैं 50 रुपये के चिप्स पकड़े, मैंने कहा सर पैसे तो है नहीं, आप ये घड़ी ले लें, मेरे को अभी कैश नहीं है, आप घड़ी ले लेंगे. पठान भाई सिंपल होते हैं यार, तुमने देखा लाइक. नहीं साहब उनमें तो पैसे चाहिए. मैं कहा पठान भाई इसमें बहुत सारे 50 रुपये निकल आएंगे, आप नया लगा लेंगे स्टॉल, आप प्लीज़ ये ले लें घड़ी, मेरे पास कैश नहीं है. लाइक नहीं भाई हमें तो 50 रुपये. तो जो 50 रुपये है ना, दैट इज, उसकी जो वर्थ है ना, दैट कैन बी इजीली यूज्ड. बट इसमें बहुत सारे 50 रुपये निकल आएंगे, बट दिस कैन नॉट बी इजीली यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ. तो दिस इज लाइक अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी. बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारे 50 रुपये होते हैं. लाइक बट 50 रुपये इज लाइक एन ATP मॉलिक्यूल, कि वो आराम से यूज हो सकता है. लाइक तो एनर्जी करेंसी का मतलब क्या होता है कि ATP में जो एनर्जी होती है ना, वो यूजेबल फॉर्म में होती है. किस फॉर्म में होती है? यूज. मैं आपको एक स्टार्च का मॉलिक्यूल दे दूं, तो स्टार्च में ATP से बहुत ज्यादा एनर्जी है, बट दैट एनर्जी इज नॉट इन इट्स व्हाट, रेडिली यूजेबल फॉर्म. ATP के मैं आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे दूं, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? इसमें रेडिली यूजेबल फॉर्म में होती है. इसको सबसे आसान तरीका याद करने का ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर 3 करोड़ रुपए पड़े हों, वर्सेस आपके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, तो एक प्रॉपर्टी है जिसमें 3 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्ट हुआ है, बट वो खुद पैसा नहीं है ना यार, बेच के आपको पैसा आएगा. लाइक और एक बैंक अकाउंट में जो है ना, वो आपके पास एक्चुअल करेंसी पड़ी हुई है. लाइक तो जो बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं, वो ATP मॉलिक्यूल्स हैं. जो आपके पास प्रॉपर्टी है 3 करोड़ की, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल. डू ऑफ अंडरस्टैंड इन एनर्जी. जो ATP को एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसमें जो एनर्जी होती है वो रेडिली यूजेबल फॉर्म में होती है. किस फॉर्म में होती है? रेडिली यूजेबल फॉर्म में होता है. ये आगे लिखा होगा, डोंट वरी. यूनिवर्सल का मतलब भी लिखा होगा, एनर्जी करेंसी का मतलब भी लिखा होगा. यूनिवर्सल का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, they use energy in the form of ATP. ठीक है ना? Like irrespective of what they feed on, eventually जब उस न्यूट्रिशन से वो एनर्जी बनाएंगे ना, वो हमेशा किस फॉर्म में होएगा? ATP के फॉर्म में होएगा. करेंसी का मतलब क्या होता है? एनर्जी करेंसी, एनर्जी कैरियर का, कि ATP के अंदर जो एनर्जी होती है वो यूजेबल फॉर्म में होती है. किस फॉर्म में होती है? यूजेबल फॉर्म में होती है. ये दोनों टर्म याद रखना. लाइक नाउ वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, कि ATP हाइड्रोलाइज किस तरह होता है. मैंने भी कहा था ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP रिलीजेस 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ द पहले वाले बॉन्ड, फिर 1 मोल ऑफ द दूसरे वाले बॉन्ड भी, फिर तीसरा वाला बॉन्ड जब टूटता है तो आपके पास उसको एनर्जी रिच बॉन्ड नहीं आप कहते, उसमें इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है. सो लेट्स सी हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP किस तरह होता है. इसमें आपके पास दोबारा मौका आएगा पैसे जीतने का, तो जो सवाल पूछना उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना. दिस ऑफर इज नॉट फॉर किड्स हु आर ऑनलाइन, सही है. तो लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP. तो ATP को मैं हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं वाटर यूज करूंगा ना टू ब्रेक ATP, करेक्ट. तो अब मैं तोड़ रहा हूँ, एक फॉस्फेट निकालूंगा ATP में से. तो अगर मैं ATP में से एक फॉस्फेट निकालूंगा तो बच क्या जाएगा? ADP. क्या बच जाएगा? ADP. और आपके पास ये मैंने हाफ एरो बनाई है जानबूझ के, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्यों बनाई है. ADP हो जाएगा, एक फॉस्फेट जो लिखेगा ना उसको हम हिस्सा निकलेगा ना, उसको हम हिस्सा लिखते हैं. P लिखा हुआ है और साथ क्या लिखा हुआ है? स्मॉल i. इसका मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. क्या मतलब होता है? इनऑर्गेनिक. होता ही इनऑर्गेनिक है, केमिस्ट्री में तुम नहीं बोलते इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पर बायो में बोल देते हम, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ ना इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है बायो वाले लोगों के लिए ना. हमारी बॉडी में सब कुछ ऑर्गेनिक है, तो जो इनऑर्गेनिक चीज़ होती है ना उसको अक्सर स्पेसिफाई करने के लिए हम लिख देते हैं अक्सर इनऑर्गेनिक फॉर. ये वही है PO4 3-, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना. प्लस यू रिलीज हाउ मच एनर्जी? 30.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी. Now this is the equation for hydrolysis of ATP. Can you see that? ATP has been hydrolyzed, and for 1 mole of bonds that are broken to form ADP, you release how much energy? 30.5 kilojoules of energy. How much energy? 30.5 kilojoules of energy. 500 रुपए हैं for telling me the enzyme that catalyzes this reaction.
हाँ, आवाज़ तो आई मुझे। किसने बोला? 2-3 लोगों की आवाज़ थी। और किसने बोला था ये? देखेंगे ना पैसे। एटीपी सिंथेस। और किसने बोला? और कोई है एटीपी सिंथेस? तो हम उसी तरह पैसे डिवाइड कर देंगे ना यार, अगर सही आंसर हुआ। आप बता दो, होगा कोई और। तो जिन दोनों ने एटीपी सिंथेस हुआ था। नहीं, चुप रहो आप, चुप रहो यार, आप चुप रहो, आप नहीं बोल सकते अभी, चुप रहो। आपको टाइम मिलेगा, आप चुप रहो। तो एटीपी तो टूट नहीं रहा यहाँ। एटीपी टूट नहीं रहा। सिंथेस क्यों बोलेंगे? ओहो सर, ये तो सोचा ही नहीं। ये क्या नई चीज़ बोल दी, आउट ऑफ पास होगा। एटीपी सिंथेस नहीं होता। The enzyme is ATPase. That's the enzyme that breaks down ATP. ATP synthase makes ATP. And now you should know why I made this as a half arrow. Because एक half arrow बनाऊंगा मैं जो कि backward reaction के लिए होगी, और इस reaction को जो enzyme catalyze करता है वो ATP synthase होता है। समझ में आई है? तो ATPase ATP को hydrolyze करता है और ADP बनाता है। ATP synthase ATP बनाता है from what? From ADP का reaction with phosphate, और वो condensation reaction होता है। जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो नजर आ रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है लाइक, तो वो कॉन्डेंसेशन रिएक्शन एटीपी सिंथेस क्या करता है? कैटलाइज करता है। ठीक है, तो ये तो 500 रुपये किसी ने जीते। एक और मौका देता हूँ। एटीपी सिंथेस बॉडी में सेल के अंदर कहाँ होता है? हाँ, ऑलमोस्ट देयर। अरे उसको पहले उसको पूरा करना दो यार। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑलमोस्ट देयर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फुल टाइम चले जाओ, बताओ यार। आई वांट द प्रिसाइज लोकेशन सर। ये ऑलमोस्ट देयर। थिंक। दिमाग लगाओ यार। व्हाट्स योर नेम? हैं? सॉरी, फरीना। ला फरीन याद आ गया यार, भूख लग रही है मुझे। यही याद आ रहा है यार। तो फरीना बताओ। भाई ना, अगर मैं उसको चांस नहीं दे रहा कि मैं अगर उसको बताई तो पैसे उसको मिलेंगे यार। अभी मेरे पास हाजिर पैसे पड़े हैं यार। हाँ, कौन सी मेमोरी? मेम्ब्रेन 1, मेम्ब्रेन 2, मेम्ब्रेन 3, आउटर में। दूसरे को चांस दे दूं तो वे किसको आता है? हाँ, यस, जो ऑलमोस्ट देयर है। और तुम तो और बाहर चलेगी। बोलने दो उसको यार। तुम लोग का जो ग्रे मैटर ब्लैक मैटर है ना, उसको मुझे सही करना है ना, उसको ग्रे मैटर होना चाहिए। बताओ बेटा। इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जाओ। इनर मेम्ब्रेन में कहाँ? कोई तो बताएगा यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। मैं दूसरे पे चले जाऊँ, मेरे पास 500 रुपये का सवाल है। हाँ भाई। हैं? बेटा क्या कर रहे हो आप? कोई तो होगा तुम में से यार। सॉरी, ग्रेना। ग्रेना में कहाँ? ग्रेना थाइलाकोइड तो एक ही बात होगी ना, थाइलाकोइड में कहाँ? वॉल पे कहाँ? ऐसे थोड़ी छोड़ देते यार, क्या समझ रहे? ऐसे थोड़ी हम पढ़ के आए हैं। बताओ तुम। मैं आंसर तुम्हें बताऊंगा, तुम बोलो ऐसे थोड़ी यार। पता सबको है तुम सबको। स्टॉक पार्टिकल याद है? स्टॉक पार्टिकल के दो पार्ट्स थे, वो याद है? क्या थे? एक हेड था और टेल। हेड क्या था? That was the enzyme ATP synthase. That's what mitochondria does. It makes ATP, and that's through the enzyme ATP synthase, which is the head of the stalk particles. समझ में आ गई? ATP synthase वहाँ होता है। सारे सेल्स जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे स्टॉक पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका जो हेड होता है वो ATP synthase enzyme होता है। Exactly. That's why it's responsible for producing ATP via what? Via
एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हो गया एटीपी का हाइड्रोलिसिस और एटीपी का सिंथेसिस। हम एटीपी जो बनता है ना उसको फर्दर हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। एटीपी कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म व्हाट? कैन एनीबॉडी टेल मी? टू फॉर्म व्हाट? एएमपी। गुड। सो एएमपी के साथ क्या रिलीज होगा? अनदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ आप क्या रिलीज करेंगे? 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ना हम जो तुम्हारे कोर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो एटीपी 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 एटीपी, ये आप कोर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एटीपी फर्दर टूट के एएमपी भी बनता है। लाइक वो कोर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, तो मैं बता देता हूँ लाइक, बट लाइक आपको ये याद करने की पर से जरूरत नहीं है, आप ऊपर वाला याद करने लाइक that will suffice for your exam. So जो हमने तीन चीजें की ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी वो फेयर फॉर्म में यहाँ लिखी हुई है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी आ गया, ये एटीपी की डेफिनेशन आ गई, वो क्या होता है, उसको क्यों यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ये आ गया। स्ट्रक्चर के अंदर पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन होती है, पेंटोज शुगर राइबोस होती है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, ये आ गया। एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी आ गया, जो हमने 2 रिएक्शन कर लिए, एटीपी का हाइड्रोलिसिस टू मेक एटीपी, और फिर एडीपी का फर्दर हाइड्रोलिसिस टू मेक एएमपी, और इसका फिर रिवर्स भी। हाइड्रोलिसिस के जो रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो जो रिवर्स में आपको नजर आ रहे हैं ना वो कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं। द लास्ट बिट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एटीपी। वो मैं आज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्लाइड वो दिखा देता हूँ। ये आपका होमवर्क होगा, आप घर जाके ना इस स्लाइड को रट्टा मार के आएंगे। क्या मार के आएंगे? रट्टा मार के आएंगे, ठीक है। और 500 दफ़ा लिख लेंगे ये, ठीक है। 500 दफ़ा आप इसको लिख के आ जाए, मजाक करो, आप बस पढ़ के आ जाएं। मैं कल आपसे बारी बारी सारी प्रॉपर्टीज पूछूंगा, ठीक है ना। लाइक सीक्वेंस में, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, फिर यूँ सीक्वेंस में जाएंगे लाइक, ठीक है ना। इस तरह हम लोग सबसे पूछ लेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज। अब जो लिखी हुई है ना वो शुरू में बच्चे बता देंगे, बाकी प्रॉपर्टीज आप विकीपीडिया से देख के आएंगे लाइक, ताकि एंड तक सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। थैंक यू।